इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के रुझानात पर बात करेंगे। और ऐसा करने के लिए हम केमिस्ट्री या फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले एक बहुत ही बुनियादी और मशहूर कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, जिसे कूलम्स कानून कहा जाता है। और कूलम्स कानून ये कहता है कि दो चार्ज्ड ज़रात या पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद कुव्वत या फोर्स की शिद्दत प्रोपोर्शनल होती है पहले ज़र्रे में मौजूद चार्ज के ज़रबे दूसरे ज़र्रे पर मौजूद चार्ज के। और फिर इसको हम तकसीम कर देंगे इन दोनों ज़रात के दरमियान फासले के स्क्वायर से। अगर हम पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ एलिमेंट्स और मुख्तलिफ एटम्स के तनाजुर से इसके बारे में सोचें, तो हम Q1 को एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के तौर पर ले सकते हैं। फिर हम Q2 को इलेक्ट्रॉन के चार्ज के तौर पर ले सकते हैं। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन पर एक जैसा ही नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के रुझानात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, जो कि रिएक्टिविटी को बयान करते हैं। और इस तरह जब हम दो चार्जेस के दरमियान फासले के बारे में सोचते हैं, तो हम बुनियादी तौर पर न्यूक्लियस और ये वाले सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फासले के बारे में सोच रहे होते हैं। अब हम इस मौसर या इफेक्टिव चार्ज को देख सकते हैं, तो हम इसे जी इफेक्टिव कह सकते हैं और ये बराबर होगा न्यूक्लियस में मौजूद चार्ज के दरमियान फर्क के। लिहाजा आप इसे एटॉमिक नंबर के तौर पर या फिर दिए गए एलिमेंट या एटम के पास मौजूद प्रोटॉन की तादाद के तौर पर देख सकते हैं। और फिर इसके दरमियान फर्क, जिसे अक्सर एस का नाम दिया जाता है, या यूं कह लें कि एस से मुराद ये है कि इसमें कितनी शील्डिंग होती है। अब इसके चंद पेचीदा मॉडल्स मौजूद हैं, लेकिन एक तारुफी केमिस्ट्री क्लास के लिए इसका हिसाब अक्सर कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से लगाया जाता है। याद रखें कि हमें असल में ये सोचना है कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो रहा है। इसलिए अगर आप यहाँ एक न्यूक्लियस का तस्वुर करें, तो ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें इसके पास प्रोटॉन्स हैं और फिर आपके पास इस तरह से ये आपके कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फर्ज करें कि ये पहले शेल में कोर इलेक्ट्रॉन्स है और फिर आपके पास दूसरे शेल में भी ये कुछ कोर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फर्ज करें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तीसरे शेल में मौजूद हैं। फर्ज करें कि ये यहाँ कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये इन ऑर्बिटल्स में हैं। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचेंगे, लेकिन ये इन तमाम कोर इलेक्ट्रॉन से भी पीछे हट जाएंगे, यहाँ रिपेल होंगे जो इनके दरमियान मौजूद है। और यही वजह है कि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जिस इफेक्टिव चार्ज का सामना हो सकता है, वो बराबर होगा न्यूक्लियस के चार्ज माइनस आपके पास मौजूद कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के। ये सिर्फ एक अंदाजा है, लिहाजा अगर हम इसे जी इफेक्टिव के बारे में सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ख्याल में एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में इसका क्या रुझान होगा? यहाँ ग्रुप एक के एलिमेंट्स का इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, जरा देखें। अच्छा देखिए, हाइड्रोजन के पास कोई कोर इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 में से 0 गए, जवाब आता है 1, यानी इसका तकरीबन 1 इफेक्टिव चार्ज होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 में से 2 कोर इलेक्ट्रॉन्स गए, तो ये भी 1 होगा, तो इसका भी इफेक्टिव चार्ज होगा 1। तो तकरीबन बोले तो ग्रुप ए के इन तमाम एलिमेंट्स का इफेक्टिव चार्ज 1 है। अब अगर हम हेलोजन पर जाएं, तो इसका इफेक्टिव चार्ज क्या होगा? अच्छा, तो अगर आप फ्लोरीन को देखें जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसके पहले शेल में 2 कोर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो इसका इफेक्टिव चार्ज 7 हो जाएगा। क्लोरीन का इफेक्टिव चार्ज भी इसी वजह से 7 होगा। इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है, लेकिन इसके पास 10 कोर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब अगर आप इससे भी आगे दाएं तरफ जाएं, यानी कि नोबल गैसेस की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे कि हीलियम का इफेक्टिव चार्ज 2 होगा। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो हम इससे 0 कोर इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। लेकिन फिर जब आप नियॉन को देखेंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और फिर इसमें से इसके सिर्फ 2 कोर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8।
आप देखेंगे कि जब आप इन नोबल गैसेस में नीचे की तरफ जाएंगे तो हीलियम के अलावा इन तमाम का इफेक्टिव चार्ज 8 होगा। तो यहाँ आम रुझान ये है कि इफेक्टिव चार्ज बाएं जानिब कम होता है। ग्रुप एक का इफेक्टिव चार्ज कम होता है। और फिर अगर आप पीरियोडिक टेबल में दाएं या सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो इनका जी इफेक्टिव ज्यादा होता है। लिहाजा पीरियोडिक टेबल में दिए गए पीरियड में या दी गई रो में या इस लाइन में आपके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में मौजूद होते हैं। लेकिन जब आप बाएं जानिब से दाएं तरफ आते हैं तो इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा होता है। तो यहाँ मौजूद ये Q1 यहाँ पर बढ़ रहा होगा। अब इसका एटम के रेडियस से क्या ताल्लुक है तो कूलम्स के मुताबिक मुखालिफ चार्जेस के दरमियान कशिश की कुवत या अट्रैक्टिव फोर्स की शिद्दत ज्यादा होगी। इसलिए अगरचे आप एक रो में या एक पीरियड में जैसे जैसे उल्टे हाथ की तरफ जा रहे होते हैं तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को शामिल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उल्टे हाथ की तरफ जा रहे होते हैं तो इसमें आमतौर पर एटम छोटे होते जाते हैं। मैं इस तरह से लिख देती हूँ कि आमतौर पर जैसे जैसे हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ पर जाते हैं वैसे वैसे रेडियस कम होता जाता है। अब एक कॉलम में देखा जाए तो इसमें क्या रुझान पाया जाता है। अच्छा, तो अब इसके बारे में सोचने का एक तरीका ये है कि जैसे ही आप एक कॉलम में नीचे की जानिब जाते हैं, जैसे ही आप किसी ग्रुप में नीचे की जानिब जाते हैं तो आप इन शेल्स को भर रहे होते हैं जो सबसे बाहर की तरफ होते हैं। इसलिए आप ये तवक्को करेंगे कि जैसे जैसे आप कॉलम में नीचे की जानिब जाएंगे या किसी ग्रुप में नीचे की जानिब जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप ग्रुप में ऊपर की जानिब जाते हैं तो एलिमेंट्स का रेडियस कम होता जाता है। तो अगर मजमूई तौर पर बात करें तो एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में क्या रुझान पाए जाते हैं। इसका जवाब यह है कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप ऊपर और दाएं जानिब जाएंगे वैसे वैसे रेडियस कम होता जाएगा। आप यहाँ इस तरह से एक एरो बना सकते हैं। ये हकीकत है कि ज्यादातर इकदामात से यही साबित हुआ है कि हीलियम एक न्यूट्रल हीलियम एटम को सबसे छोटा एटम समझा जाता है। इसी तरह फ्रांसियम को सबसे बड़ा एटम समझा जाता है। अब क्या हम इसे एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में दूसरे ट्रेंड्स के बारे में सोचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपका क्या ख्याल है। सिर्फ एक याद दहानी के तौर पर बताती चलूं कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी इस कम से कम एनर्जी को कहते हैं जो कि एलिमेंट के न्यूट्रल वर्जन से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार होती है। और चूंकि ये सबसे कम एनर्जी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये बताएं कि ये सब होगा कैसे, क्या चीज इसे अमल में लाएगी। खैर, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इन सूरतों में ज्यादा होगी जहां कूलम्स फोर्सेस ज्यादा होंगी। अब ये बताएं कि कौन सी सूरतों में कूलम्स फोर्सेस ज्यादा होती हैं। अच्छा, तो इस सूरत में जहां आपके पास ज्यादा इफेक्टिव चार्ज होगा और जहां रेडियस कम होगा वहां कूलम्स फोर्सेस ज्यादा होंगी। दरअसल कम रेडियस कूलम्स फोर्सेस को ज्यादा करता है और इफेक्टिव चार्ज को कूलम फोर्सेस को ज्यादा करता है। अब ये बात सच कहाँ साबित होती है। देखिए, आपके पास सबसे कम रेडियस सबसे ऊपर दाएं जाने मौजूद है और आपके पास दाएं तरफ ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव चार्ज भी मौजूद है। लिहाजा आप ये तवक्को करेंगे कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी भी सबसे ऊपर दाएं तरफ होगी। तो यहाँ ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी और ये बात हकीकत में मानी खेज भी है। ये नोबल गैसेस बहुत मुस्तहकम होती हैं। ये गैसेस अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करना या रिलीज करना नहीं चाहती। लिहाजा इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या दूर करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत दरकार होती है। फ्लोरीन या क्लोरीन ये अपना शेल मुकम्मल करने के बहुत करीब होते हैं। अपना शेल मुकम्मल करने के लिए आखिरी चीज जो ये करना चाहते हैं वो ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देना चाहते हैं। तो एक बार फिर वही बात कि इसके पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या दूर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी दरकार होती है। दूसरी तरफ अगर आप फ्रांसियम जैसी किसी चीज की बात करें तो इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर मौजूद होता है और तमाम प्रोटॉन्स के बावजूद इस पर इफेक्टिव चार्ज कम होता है चूंकि इन तमाम कोर इलेक्ट्रॉन्स का इन पर शील्डिंग असर बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा ये बात हैरान कुन नहीं कि फ्रांसियम से इस पहले इलेक्ट्रॉन को लेने में 1 टन ताकत दरकार नहीं होती। अब एक और रुझान जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड जो कि बाकी ट्रेंड से बरअक्स है।
आयनाइजेशन एनर्जी इस एनर्जी के बारे में बताती है जो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इस बारे में सोचती है कि अगर हम किसी एलिमेंट के न्यूट्रल वर्जन में इलेक्ट्रॉन को शामिल करते हैं तो तब कितनी एनर्जी खारिज होती है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले एलिमेंट्स वो होते हैं जिन्हें वाकई में इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है या जो वाकई में इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं। लिहाजा इनके न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ज्यादा कूलम्स फोर्सेस होनी चाहिए और इसका मतलब यह है कि इनके पास ज्यादा जी इफेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि इनका आर कम होना चाहिए। तो इसके बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि आपके पास एक जैसे रुझानात होते हैं, सवाए एक फर्क के साथ कि नोबल गैसेस को इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना या इलेक्ट्रॉन्स को खोना पसंद नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन ज्यादा मुस्तहकम हो सकते हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें। ये एनर्जी भी खारिज या रिलीज कर सकते हैं। लिहाजा आपके पास ऊपर दाएं तरफ खास तौर पर हेलोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है और फिर आपके पास नीचे बाएं जानिब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाती है। अब केमिस्ट्री कन्वेंशन में एक छोटी सी निराली सी बात है, वो ये कि लोग आमतौर पर कहेंगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन और ऊपर दाएं तरफ वाले एलिमेंट्स जो कि नोबल गैसेस नहीं हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। और होता यह है कि जब आप इनके न्यूट्रल वर्जन में इलेक्ट्रॉन शामिल करते हैं तो एनर्जी या ताकत खारिज होती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जब आप एनर्जी या ताकत खारिज करते हैं तो आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। लेकिन आमतौर पर जब हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी चीज इस वक्त ज्यादा ताकत रिलीज करेगी जब ये एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के काबिल हो जाएगी। अब एक तस्वर जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से ही है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इन दोनों के दरमियान फर्क कभी कभी थोड़ा सा उलझा देता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी वक्त होती है जब एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर बांटता है या शेयर करता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ये बताती है कि इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के मुकाबले में इस पेयर के दूसरे एटम की तरफ अट्रैक्ट होने का कितना इम्कान है। और इस तरह आप तस्वुर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ बहुत मजबूत ताल्लुक होता है। ऐसे एलिमेंट्स जो जब इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए आयनाइज होने के काबिल होते हैं और एनर्जी खारिज करते हैं, और अगर ये बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बांटते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का ज्यादा इम्कान होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की पैमाइश करना या इसे नापना आसान होता है। आप हकीकत में देख सकते हैं कि कितनी एनर्जी खारिज होती है जब आप किसी एलिमेंट में गैस की हालत में इलेक्ट्रॉन शामिल करते हैं। इसे आमतौर पर किलो जूल्स पर मोल में नापा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की पैमाइश के तरीके के बारे में यह वाज़ेह नहीं है कि इसे कैसे मापा जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुस्तकबिल की वीडियोस में मुफीद साबित हो सकता है, चूंकि हम अक्सर ऐसे मुख्तलिफ एटम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स आपस में बांट रहे होते हैं, और हम ये भी देख रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपना ज्यादातर वक्त कहाँ गुजार रहे हैं। खैर, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दूंगी। इसमें हमने कूलम्स फोर्सेस से शुरुआत की थी, फिर हमने पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स के मुख्तलिफ रुझानात को कूलम्स के कानून के मुताबिक समझने की कोशिश की।